सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बी रज स्टडी पॉइंट पर। तो आज की ये वीडियो फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एजुकेशन इन इंडिया पॉलिसी एंड प्रैक्टिस के बारे में। और जो क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपने वो अच्छे से प्रिपेयर कर लिए तो आपको अपने एग्जाम में वही सेम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। एंड एज यू नो, हम अपनी वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट कंटेंट ही पढ़ाते हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बेसिकली जिन टॉपिक्स से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके साथ ही मैं बता दूं कि आज की ये वीडियो हिंदी मीडियम के साथ साथ इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में ही कंटेंट को प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस सब्जेक्ट के सिलेबस की। तो हमें जैसा दिख रहा है स्क्रीन पे कि हमारे इस सब्जेक्ट में 3 यूनिट्स हैं। पहली यूनिट है अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग एजुकेशनल पॉलिसी इन इंडिया, जिसके अंदर हमारे 2 चैप्टर हैं, एजुकेशनल पॉलिसीज इन इंडिया, प्रोविजन, इम्प्लीमेंटेशन एंड क्रिटिकल स्टडी। और सेकंड जो लेसन है वो है एजुकेशनल प्लानिंग एंड फाइनेंसिंग इन इंडिया। सेकंड यूनिट में हमारे पास 4 चैप्टर हैं, जिसमें पहला चैप्टर है कोठारी कमीशन रिपोर्ट, जिसमें हम कोठारी कमीशन के बारे में बात करेंगे। सेकंड चैप्टर है स्कूल सिस्टम इन इंडिया, जिसमें हम स्कूल सिस्टम्स की बात करेंगे इंडिया में। उसके बाद स्कूल एजुकेशन एंड रोल ऑफ वेरियस एजेंसी। उसके बाद जो लास्ट लेसन है सेकंड यूनिट का, उसका नाम है गवर्नमेंट इनिशिएटिव इन प्रमोटिंग एजुकेशन। जो हमारी थर्ड यूनिट है वो हायर एजुकेशन इन इंडिया के ऊपर है, जिसमें पहला चैप्टर है हायर एजुकेशन इश्यूज एंड चैलेंजेस। सेकंड चैप्टर है टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड रोल ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज। सेकंड चैप्टर है टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड रोल ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज। और जो लास्ट चैप्टर है इस सब्जेक्ट का वो है कंटेम्प्रेरी इश्यूज इन एजुकेशन, द रोल ऑफ द वर्ल्ड मार्केट एंड द जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज, यानी कि गेट्स, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है इस सब्जेक्ट का। कैसे हैं देखते हैं। भारत की विभिन्न शिक्षा नीतियों का वर्णन कीजिए। यानी कि भारत में जो अलग अलग शिक्षा नीतियां हैं, बहुत सारे एजुकेशन पॉलिसीज हैं, उनके बारे में हमें बताना है। अब यही सेम क्वेश्चन और किस तरीके से हमसे पूछा जा सकता है, कैसे पूछा जा सकता है। भारत की विभिन्न शैक्षिक नीतियां उच्च शिक्षा से संबंधित विभिन्न चुनौतियों का समाधान किस प्रकार करना चाहती हैं। या फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर टिप्पणी लिखो। या फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। या फिर हाशिए पर रहने वाले बच्चों की शिक्षा के संबंध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति PNI 1986 की प्रमुख सिफारिशें क्या हैं। हाशिए मतलब कि जो मार्जिनलाइज्ड स्टूडेंट्स होते हैं, मार्जिनलाइज्ड जो चिल्ड्रन होते हैं, उनके लिए हमारी NEP 1986 की क्या रिकमेंडेशंस थी, उस बारे में बताना है। अब अगर हम यही सेम टू सेम क्वेश्चंस इंग्लिश में देखें, तो जो पहला क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब द डिफरेंट एजुकेशन पॉलिसीज ऑफ इंडिया। या फिर और कैसे पूछा जा सकता है, हाउ टू द डिफरेंट एजुकेशनल पॉलिसीज ऑफ इंडिया ट्राई टू सॉल्व वेरियस चैलेंजेस रिलेटेड टू हायर एजुकेशन। या फिर राइट अ नोट ऑन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। या फिर व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ NEP 2020। या फिर लास्ट कैसे पूछ सकते हैं, व्हाट आर द मेजर रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 रिगार्डिंग द एजुकेशन ऑफ मार्जिनलाइज्ड चिल्ड्रन, जैसा कि मैंने आपको अभी ऊपर बताया। तो इसका आंसर हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम जब कोई भी आंसर करेंगे अपना एग्जाम में, तो सबसे पहले उसमें क्या करेंगे, एक इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन मतलब कि जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं उसके बारे में कुछ 2 लाइनें स्टार्टिंग में। तो कैसे लिखेंगे इसका इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन और हिंदी में परिचय। क्या लिखेंगे, भारत में शिक्षा के विकास और सुधार के लिए समय समय पर विभिन्न नीतियां बनाई गई, कि कैसे हमारे देश में शिक्षा के सुधार के लिए कुछ कुछ टाइम में जो विभिन्न शिक्षा नीतियां हैं उन्हें बनाया गया। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, डिफरेंट एजुकेशन पॉलिसीज हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर द डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। सेकेंड पॉइंट क्या लिखेंगे, इन नीतियों का उद्देश्य शिक्षा को अधिक सुलभ, गुणवत्तापूर्ण और रोजगारोन्मुख बनाना था। रोजगारोन्मुख मतलब कि एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड, यानी कि जिससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पॉलिसीज वाज टू मेक एजुकेशन मोर एक्सेसिबल, क्वालिटेटिव एंड एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड। मतलब कि जो भी हम एजुकेशन करेंगे, जो भी हम एजुकेशन लाएंगे, वो कैसी होनी चाहिए, एक्सेसिबल होनी चाहिए, यानी कि सब तक सबको मिलनी चाहिए। गुणवत्तापूर्ण या फिर क्वालिटेटिव मतलब कि उसकी क्वालिटी जो है वो अच्छी होनी चाहिए।
और रोजगारोन्मुख या फिर एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड मतलब जिससे पढ़ के जो हमारी बच्चे हैं या फिर जो भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें क्या मिले, एम्प्लॉयमेंट मिले। थर्ड पॉइंट क्या होगा, स्वतंत्रता के बाद बदलती सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी आवश्यकताओं के अनुसार नई शिक्षा नीतियां लागू की गई। यानी कि आफ्टर इंडिपेंडेंस न्यू एजुकेशन पॉलिसीज वर इम्प्लीमेंटेड अकॉर्डिंग टू चेंजिंग सोशल, इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल नीड। यानी कि जब हमें आज़ादी मिल गई उसके बाद हमारा जो चेंजिंग नीड्स थी, यानी कि सोशल, इकोनॉमिक और जो टेक्निकल जो हमारी नीड्स थी जो बदलती जा रही थी, उन्हीं के अकॉर्डिंग हमने नई नई एजुकेशन पॉलिसीज को क्या करा, इम्प्लीमेंट करा। जो हमारा जो देश है उसमें टोटल कितनी एजुकेशन पॉलिसीज को आज तक इम्प्लीमेंट किया गया है, तो सबसे पहली जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, और जो दूसरी है वो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, यानी कि 1986। ये सबसे पहले कब आई थी, 1968 में। 1968 में जो 68 है उससे उल्टा कर देंगे तो 86 बनेगा, जो कि हमारी सेकंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का ईयर है। उसके बाद क्या था कि एनपीई 1986 की प्रमुख सिफारिशें, यानी कि जो एनपीई थी ना वो एक तरीके से रिकमेंडेशंस थी किसके लिए, 1986 में जो एनईपी आई थी उसके लिए कुछ रिकमेंडेशंस थी कि इसमें ऐसा ऐसा होना चाहिए, ये आया। उसके बाद लास्ट में हमारे पास है एनईपी 2020, एकदम लेटेस्ट है, अभी 2020 में ही आई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। अब देखते हैं आगे इनमें क्या है। तो अब हम बात करेंगे किसके ऊपर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के ऊपर। जब हमने उन्हें एक फ्लो चार्ट बना के दिखा दिया कि अभी तक क्या क्या चीज़ें लागू हुई हैं, कौन कौन सी शिक्षा नीतियां आई हैं, उसके बाद हम सबसे पहली शिक्षा नीति पे जाएंगे जो कि कौन सी है, एनईपी 1968। अब देखो ये इसमें जो कुछ इसकी जो इसके बारे में जब हम कुछ लिखेंगे तो क्या क्या लिखेंगे कि यह भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी जो कोठारी कमीशन की सिफारिशों पर आधारित थी। यानी कि जो एनईपी 1968 थी ये पहली एनईपी थी जो कि किसके रिकमेंडेशंस पे बनी थी, कोठारी कमीशन के रिकमेंडेशन पे बनी थी। अब सेकंड पॉइंट क्या होगा, इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा में समानता और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना था। यानी कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो हमारी एजुकेशन है उसमें इक्वालिटी प्रमोट करी जाए, नेशनल यूनिटी प्रमोट की जाए। थर्ड पॉइंट क्या होगा, इसमें 3 भाषा सूत्र लागू किया गया और विज्ञान शिक्षा पर विशेष जोर दिया। कौन सा क्या क्या कहता है इसमें जो था ना, 3 लैंग्वेज फार्मूला को इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें 3 लैंग्वेज फार्मूला को इंट्रोड्यूस किया गया था, और जो साइंस एजुकेशन थी ना उस पर एकदम स्पेशल विशेष जोर दिया था। अब जो 3 लैंग्वेज जो फार्मूला है वो क्या है कि जो भी बच्चा है उसे 3 लैंग्वेजेस में पढ़ाया जाएगा, एक हिंदी, एक इंग्लिश और एक उसकी जो मदर टंग होगी उसमें। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका, इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है शिक्षा पर सरकारी खर्च बढ़ाने की बात कही गई। इस नीति ने आधुनिक और संगठित शिक्षा व्यवस्था की नींव रखी। यानी कि इसमें किस बारे में बात की गई थी कि जो एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर हो रहा था ना गवर्नमेंट की साइड से उसे बढ़ाने की, और जो पॉलिसी है वो किस चीज़ की पॉलिसी थी ये, इस पॉलिसी ने एक फाउंडेशन रखी, एक नींव रखी किसकी, मॉडर्न और ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशन सिस्टम। इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, इट ऑल्सो एम्फेसाइज्ड इंक्रीजिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। दिस पॉलिसी लेड द फाउंडेशन ऑफ अ मॉडर्न एंड ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशन सिस्टम। ये क्या थी, ये थी हमारी एनईपी 1968 या फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। अब उसके बाद बढ़ते हैं आगे, थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, नई नीड्स आई तो नई एक एजुकेशन पॉलिसी बनी। कब, 1968 को अगर हम 68 लेके उल्टा कर देंगे 86 तो सेकंड एनईपी कब आई, 1986 में आई। इसके बारे में क्या लिखेंगे हम कि नेशनल पॉलिसी एंड एजुकेशन 1986 का मुख्य उद्देश्य शिक्षा को समान और सर्वसुलभ बनाना था। यानी कि जो एनईपी 1968 थी ना, 1986 वाली जो एनईपी थी उसका मेन गोल क्या था कि जो एजुकेशन है उसे इक्वल और एक्सेसिबल बनाया जाए सबके लिए, यानी कि सबको समान रूप से मिले और आसानी से मिले। अब इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 वॉज टू मेक एजुकेशन इक्वल एंड एक्सेसिबल टू ऑल। अब इसके बारे में और क्या लिखेंगे, इस नीति में विशेष रूप से समाज के हाशिए पर रहने वाले बच्चों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लड़कियां, ग्रामीण और गरीब वर्ग की शिक्षा पर जोर दिया। मतलब कि इसमें किस पे फोकस किया गया, मार्जिनलाइज जो ग्रुप थे जैसे कि SC ST हो गए,
जो गर्ल्स थी उस टाइम पे उनके एजुकेशन को बहुत कम ध्यान दिया जाता था उन पर, रूरल एरियाज में रहने वाले लोगों पर, या फिर जो पुअर सेक्शन थे सोसाइटी के उनकी शिक्षा पर ज़्यादा फोकस किया। अब इसे इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? दिस पॉलिसी स्पेशली फोकस्ड ऑन द एजुकेशन ऑफ मार्जिनलाइज्ड चिल्ड्रन सच एज शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, गर्ल्स, रूरल चिल्ड्रन एंड पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अब थर्ड पॉइंट क्या होगा इसके बारे में? इसका उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से सामाजिक न्याय और समान अवसर सुनिश्चित करना था। यानी कि इसका मेन एम क्या था कि सबको सोशल जस्टिस और इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, किसके जरिए? एजुकेशन के जरिए। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? इट्स एम वॉज टू इंश्योर सोशल जस्टिस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज थ्रू एजुकेशन। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो इसके बाद हमारा क्या आया था कि जो NPE 1986 है ना, उसकी जो मेजर रिकमेंडेशंस थी वो क्या थी, उस बारे में बात करेंगे इसके बाद हम। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा पॉइंट होगा कि 1986 वाली NPE की जो मेजर रिकमेंडेशन थी उसमें कौन कौन सी रिकमेंडेशन थी। तो सबसे पहली रिकमेंडेशन क्या थी हमारी, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहली, कि सभी के लिए समान शिक्षा अवसर। यानी कि जितने भी लोग हैं ना सबको बराबर इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज मिले। इसके बारे में हम कैसे लिखेंगे? इस नीति में शिक्षा को सभी बच्चों का अधिकार माना गया। यानी कि इस पॉलिसी में क्या कंसिडर किया गया कि जो एजुकेशन है वो हर चाइल्ड का क्या है, राइट है। अब सेकंड पॉइंट क्या होगा? गरीब, ग्रामीण और पिछड़े वर्ग के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने पर विशेष जोर दिया गया। यानी कि स्पेशल फोकस किस चीज़ पर था कि जो पुअर लोग हैं, जो रूरल एरियाज के लोग हैं, या जो बैकवर्ड क्लासेस के बच्चे हैं ना, उन्हें एजुकेशन दी जाए, ये इसका एकदम स्पेशल फोकस था। और थर्ड पॉइंट क्या होगा इसका? इसका उद्देश्य शिक्षा में असमानता को कम करना था। यानी कि शिक्षा में जो अनइक्वलनेस थी ना, यानी कि जो अनइक्वालिटी थी शिक्षा में, एजुकेशन में, कि कैसे सिर्फ लड़के लड़के पढ़ने जाते थे, लड़कियां नहीं जाती थी, इन सब चीज़ों को कम करने पे जोर दिया। क्या? इट्स एम वॉज टू रिड्यूस इनइक्वालिटी इन एजुकेशन। अब सेकंड पॉइंट क्या होगा NP का मेजर रिकमेंडेशन का? अनुसूचित जाति और जनजाति की शिक्षा। यानी कि किसकी शिक्षा? SC एंड ST, यानी कि एजुकेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अब कैसे लिखेंगे इसके बारे में? इसके बारे में सबसे पहले लिखेंगे कि SC और ST बच्चों के लिए छात्रवृत्ति, छात्रावास और विशेष योजनाओं की व्यवस्था की गई। कि उस टाइम पे क्या किया गया कि SC और ST बच्चे ज़्यादा स्कूल में आए, इसलिए क्या करा, उनके लिए स्कॉलरशिप, स्पेशल स्कीम्स और हॉस्टल्स की क्या करी गई, इंट्रोड्यूस किया गया। इन सब चीज़ों को लागू किया गया हमारे एजुकेशन सिस्टम में। अब इसी को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे कि स्कॉलरशिप, हॉस्टल एंड स्पेशल स्कीम्स वर इंट्रोड्यूस्ड फॉर SC एंड ST चिल्ड्रंस। अब सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे इसमें हम कि जनजातीय क्षेत्रों में स्कूल खोलने और स्थानीय भाषा में शिक्षा देने पर जोर दिया गया। कि यानी कि जो ऐसे क्षेत्र थे, ऐसी जो जगहें थी जहाँ पर ज़्यादा कौन से लोग रहते थे, SC या फिर ST लोग रहते थे, उन जगहों पर स्कूल खोला गया और वहाँ पर क्या फोकस किया गया कि जो पढ़ाई है ना वो वहाँ की लोकल लैंग्वेज में हो। जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला था ना, मदर टंग, तो उस पे जोर दिया गया कि मदर टंग में वहाँ पे पढ़ाई हो। कि एम्फेसिस वाज गिवन टू ओपनिंग स्कूल्स इन ट्राइबल एरियाज एंड प्रोवाइडिंग एजुकेशन इन लोकल लैंग्वेजेस। अब थर्ड पॉइंट क्या होगा? थर्ड पॉइंट होगा इससे उनकी शिक्षा में भागीदारी बढ़ाने का प्रयास हुआ। कि क्या करा इससे? इससे क्या हुआ, जो एजुकेशन में पार्टिसिपेशन था किन लोगों का, SC और ST जो ट्राइब से लोग आते थे उन लोगों का, उनका जो पार्टिसिपेशन था वो बढ़ा, उसको बढ़ाने का क्या हुआ, प्रयास हुआ। तो हिंदी में कैसे लिखेंगे? इससे उनकी शिक्षा में भागीदारी बढ़ाने का प्रयास हुआ। और इंग्लिश में दिस वाज डन टू इंक्रीज देयर पार्टिसिपेशन इन एजुकेशन। अब जो थर्ड मेजर रिकमेंडेशन थी NP 1986 की, वो क्या थी? बालिका शिक्षा को बढ़ावा, यानी कि गर्ल्स एजुकेशन को क्या करना, प्रमोट करना। तो इसके बारे में हम कैसे लिखेंगे? इसके बारे में लिखेंगे कि लड़कियों की शिक्षा को विशेष महत्व दिया गया। कि स्पेशल इंपॉर्टेंस दी गई, किसको स्पेशल फोकस किसको दिया गया? गर्ल्स की एजुकेशन को। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? स्पेशल इंपॉर्टेंस वाज गिवन टू द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स। अब सेकंड पॉइंट क्या होगा इसका कि समाज में लैंगिक असमानता को कम करने के लिए कई योजनाएं शुरू की गई। कि उस टाइम पे कौन सी स्कीम्स लाई गई? ऐसी स्कीम्स लाई गई जिनसे हमारी सोसाइटी में जो जेंडर इक्वेलिटी थी ना वो कम हो सके, ऐसी स्कीम्स लाई गई। मैनी स्कीम्स वर स्टार्टेड टू रिड्यूस जेंडर इनइक्वालिटी इन सोसाइटी। अब इसका थर्ड पॉइंट क्या होगा कि महिलाओं की शिक्षा को सामाजिक विकास का अधिकार माना गया। कि उस टाइम पे लोगों को क्या बताया गया कि जो वुमेन की एजुकेशन है ना वही हमारे जो सोशल डेवलपमेंट है उसकी क्या है, फाउंडेशन है। ये वुमेन्स एजुकेशन वाज कंसिडर्ड द फाउंडेशन ऑफ सोशल डेवलपमेंट।
उसके बाद जो फोर्थ रिकमेंडेशन थी एनपीई 1986 की, वो क्या थी? गैर औपचारिक शिक्षा की व्यवस्था, यानी कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम। ऐसा एजुकेशन सिस्टम जो फॉर्मल एजुकेशन ना देके नॉन फॉर्मल एजुकेशन देता हो। जिसमें क्या लिखेंगे हम? इसमें लिखेंगे जो बच्चे स्कूल नहीं जा सकते थे उनके लिए गैर औपचारिक शिक्षा केंद्र खोलने की बात कही गई, कि बाई चांस अगर कोई बच्चा ऐसा है जो स्कूल नहीं जा पा रहा तो वो कहाँ जाएगा? ऐसी नॉन फॉर्मल एजुकेशन लेने के लिए जाएगा। फॉर चिल्ड्रन हु कुड नॉट अटेंड स्कूल, नॉन फॉर्मल एजुकेशन सेंटर वर प्रपोज्ड, यानी कि जो बच्चे स्कूल नहीं जा सकते उनके लिए किसको खोलने की बात कही गई? नॉन फॉर्मल एजुकेशन सेंटर खोलने की बात की गई। अब सेकंड पॉइंट क्या होगा इसका? इसका सेकंड पॉइंट होगा कामकाजी और गरीब लोगों को लचीली शिक्षा व्यवस्था देने का प्रयास किया गया, कि ये जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम था इसमें जो एजुकेशन सेंटर थे उन्हें खोल के मेन फोकस किस पे था? कि जो पुअर लोग हैं या फिर जो वर्किंग बच्चे हैं ना, उनको एक फ्लेक्सिबल एजुकेशन सिस्टम जिसमें वो अपने टाइम के हिसाब से पढ़ सकें। एफर्ट्स वर मेड टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबल एजुकेशन सिस्टम फॉर वर्किंग एंड पुअर चिल्ड्रन। अब इसका थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे? इससे ड्रॉप आउट कम करने में मदद मिली, यानी कि जो बच्चे काम की वजह से या फिर गरीब होने की वजह से स्कूल छोड़ देते थे ना, उनको फिर स्कूल नहीं छोड़ना पड़ा, क्योंकि वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन लेते थे। तो इससे जो ड्रॉप आउट रेट थे उस टाइम के वो क्या हो गए? कम हो गए। अब इसके बाद क्या था? और कौन सी रिकमेंडेशन थी? एक रिकमेंडेशन थी दिव्यांग बच्चों की शिक्षा, यानी कि एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटीज या फिर स्पेशल एबिलिटीज, यानी कि जो बच्चे सामान्य शिक्षा व्यवस्था, देखो अब इसमें क्या लिखेंगे? कि दिव्यांग बच्चों को सामान्य शिक्षा व्यवस्था से जोड़ने पर जोर दिया गया, कि जो बच्चे दिव्यांग है ना उन्हें क्या, उन्हें भी बाकी बच्चों की तरह एजुकेशन दी जाए, इस पर क्या किया गया? फोकस किया गया। द पॉलिसी emphasized कनेक्टिंग चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी और स्पेशल एबिलिटी टू द जनरल एजुकेशन सिस्टम, कि वो भी बाकी नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ सकें, जिससे उन्हें ऐसा ना लगे कि वो बाकी बच्चों से क्या है? अलग है। उसके बाद क्या था? उसके बाद क्या पॉइंट लिखेंगे? कि उनके लिए विशेष सहायता और सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात कही गई, कि अब जब बच्चे वो जनरल बच्चों के साथ पढ़ेंगे, मतलब जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके साथ पढ़ेंगे, तो क्या होगा? उनकी कुछ स्पेशल सपोर्ट तो उनकी ज़रूरत तो उन्हें पड़ेगी, तो उस पर फोकस किया गया कि उनके लिए स्पेशल सपोर्ट और फैसिलिटी रखी जाए। इसीलिए अब देखो आपके टाइम पे आपको हर स्कूल में क्या मिलेगा? एक स्पेशल स्टाफ मिलेगा जो स्पेशल चिल्ड्रंस के साथ डील करता है। तो इट ऑल्सो फोकस्ड ऑन प्रोवाइडिंग दैम विथ स्पेशल सपोर्ट एंड फैसिलिटीज। अब इसका थर्ड पॉइंट क्या होगा? इसका उद्देश्य समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना था, यानी कि इसका मेन फोकस क्या था? कि इंक्लूसिव एजुकेशन को क्या करा जाए? प्रमोट किया जाए। अब इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है? इंक्लूसिव एजुकेशन ऐसी होती है कि हमारे क्लासरूम में जितने भी बच्चे हैं सबको एक साथ लेके चला जाए, सबको एक साथ पढ़ाया जाए। ये नहीं कि अगर किसी को समझ नहीं आ रहा तो उसे छोड़ दिया का, तेरे को तो आएगा ही नहीं कभी समझ, ऐसे नहीं। उसको भी हमें समझाना है और पूरी क्लास को एक साथ लेके आगे चलना है। अब एक और मेजर जो रिकमेंडेशन थी वो क्या थी? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की थी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में क्या था? कि इसमें क्या था कि जो प्राथमिक विद्यालय हैं, जो कि प्राइमरी स्कूल से, उनमें क्या, उनमें बेसिक फैसिलिटीज जो है ना वो लॉन्च हो सकें, वो आ सके, इसलिए क्या करा था? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को शुरू किया था, कि द ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड स्कीम वॉज लॉन्च टू प्रोवाइड बेसिक फैसिलिटी इन प्राइमरी स्कूल्स। अब देखो उसके अंडर ना, इस स्कीम के अंदर क्या था? कि जितने भी स्कूल्स थे प्राइमरी, उनमें क्या कुछ चीज़ें, जैसे कि एक शिक्षक, एक टीचर, एक ब्लैक बोर्ड और चौक, डस्टर, ये सारी चीज़ें जो थी ना प्रोवाइड कराई गई, जो मेन मेन कंपोनेंट होते हैं पढ़ाने के लिए वो प्रोवाइड कराए गए। अंडर दिस स्कीम स्कूल्स वर प्रोवाइडेड विद टीचर, ब्लैक बोर्ड एंड नेसेसरी टीचिंग मटीरियल्स, यानी कि इस ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से हुआ क्या? कि जो रूरल एरियाज थे ना वहाँ पे एजुकेशन जो है वो स्ट्रेंथन हुई, यानी कि वहाँ पे जो एजुकेशन थी उसकी क्वालिटी क्या हुई? इम्प्रूव हुई। दिस वॉज एन एफर्ट टू स्ट्रेंथन रूरल एजुकेशन, यानी कि इसका मेन फोकस क्या था? कि जो रूरल एजुकेशन है उससे क्या करा जाए? स्ट्रेंथन किया जाए। अब अगली रिकमेंडेशन क्या थी? वो थी वयस्क शिक्षा और साक्षरता, यानी कि अडल्ट एजुकेशन एंड लिटरेसी, कि जो बड़े लोग थे ना उनकी लिटरेसी पे भी ध्यान दिया जाए, सिर्फ बच्चों की लिटरेसी पे नहीं, बड़े लोगों की लिटरेसी पे भी, जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता उनकी लिटरेसी पर भी क्या दिया जाए? ध्यान दिया जाए। यानी कि जो ऐसे अडल्ट थे जिन्हें पढ़ना नहीं आता था, जो निरक्षर थे, और खासकर महिलाएं, यानी कि उस टाइम पे क्या होता था कि जो लड़कों को तो तब भी थोड़ी बहुत एजुकेशन मिल जाती थी, लड़कियों को बहुत कम मिलती थी, तो खासकर महिलाएं जो थी ना बड़ी अडल्ट, उनकी शिक्षा पर जोर दिया गया। द पॉलिसी emphasized द एजुकेशन ऑफ इलिटरेट अडल्ट स्पेशली वुमेन। सेकेंड पॉइंट क्या होगा?
सेकंड पॉइंट इसके बारे में होगा कि साक्षरता अभियान चलाकर समाज के कमजोर वर्गों को शिक्षित करने का प्रयास किया गया। कि ये जो साक्षरता अभियान थे ना वो चलाए गए, किस लिए? कि जो सोसाइटी के वीकर सेक्शन है ना उन्हें भी पढ़ने का मौका मिल सके। कि इसका जो एम था वो क्या था, इससे क्या होगा, जो सोशल अवेयरनेस है लोगों में वो इंक्रीज होगी। उसके बाद आगे बढ़ेंगे कि जो एनईपी 2020 है, यानी जो लेटेस्ट एनईपी आई है एनईपी 2020, वो क्या है, उसमें क्या है? तो देखो सबसे पहला तो है नई शिक्षा संरचना, यानी कि न्यू एजुकेशन स्ट्रक्चर आया है 5+3+3+4। अब देखो इसमें होगा क्या कि एनईपी जब पहले थी ना, जो इससे पहले वाली थी यानी कि 1986 वाली, उसमें क्या था, जो शिक्षा संरचना थी वो थी 10+2 वाली, यानी कि पहली से 10वीं तक बच्चा पढ़ेगा, उसके बाद 11वीं 12वीं 2 साल की वो होगी, तो वो था 10+2 वाला स्ट्रक्चर। लेकिन एनईपी 2020 ने क्या करा, उसको क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, किससे? 5+3+3+4 वाले स्ट्रक्चर से। यानी कि इसमें क्या होगा, जो बच्चे की चाइल्डहुड एजुकेशन है, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, उसको भी शामिल कर लिया गया स्कूल एजुकेशन में। पहले उसे गिना नहीं आता था, पहले फर्स्ट से लेके 10th क्लास तक एक माना जाता था, और फिर 11th और 12th 2 साल की एक मानी जाती थी। लेकिन अब क्या करा, अब नर्सरी, केजी, एलकेजी, इन सब चीज़ों पर भी ध्यान दिया गया, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पर भी ध्यान दिया जाने लगा। अब देखो इसका मेन मोटिव क्या था, मतलब कि जितना बच्चों का मेंटल डेवलपमेंट है उसी के हिसाब से उन्हें क्या दी जाए, एजुकेशन दी जाए, इस पर फोकस था। यानी कि वही जो मैंने बताया कि उनके मेंटल स्टेट के हिसाब से उन्हें क्या दिया जाए, एजुकेशन दी जाए। अब अगर आपसे पूछ लिया कि 5+3+3+4 वाला फॉर्मूला क्या है, तो देखो सबसे पहले आधारभूत स्तर होगा, यानी कि उम्र कौन सी, 3 to 8, यानी कि इसमें बच्चा कौन सी क्लास पढ़ेगा, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट और सेकंड। उसमें क्या होगा कि जो बच्चा है वो अपनी एज के हिसाब से थोड़ा बहुत सीखेगा। उसके बाद जब थर्ड क्लास आ जाएगी, थर्ड क्लास से लेके 5th क्लास तक बच्चे का लेवल थोड़ा सा क्या होगा, अप होगा, यानी कि नर्सरी, केजी, यूकेजी, फर्स्ट, सेकंड, ये 5 साल आपके एक पैरामीटर में आ गए। उसके बाद 3 साल कौन कौन से, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये एक बैच में आ गए। उसके बाद क्या, उसके बाद आगे के 3 साल यानी 5th तक हो गया था, 6th, 7th, 8th, ये 3 साल एक बैच में आ गए। और उसके बाद जो बाकी के 4 साल हैं, 9th, 10th, 11th, 12th, ये 4 साल एक बैच में आ गए। ये क्या थी हमारी जो 5+3+3+4 वाला जो स्ट्रक्चर था वो था एनईपी का। अब सेकंड क्या था इसमें, एनईपी 2020 में सेकंड मेन चीज क्या है, इसका फीचर, वो है मातृभाषा में शिक्षा, यानी कि एजुकेशन इन मदर टंग। यानी कि जो ये वाली जो नीति थी, इसमें क्या था कि जो क्लास 5 तक है ना, उसमें जो एजुकेशन है वो किस में दी जाए, मातृभाषा में दी जाए, या फिर जो उनकी लोकल लैंग्वेज है उसमें दी जाए। यानी कि बच्चे 5th क्लास तक बच्चों को किस में पढ़ाना है, उनकी मदर टंग में या फिर उनकी रीजनल लैंग्वेज में। द पॉलिसी इम्फेसाइज टीचिंग इन द मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज अप टू क्लास 5। अब देखो अगला पॉइंट क्या लिखेंगे इसमें, इससे बच्चों को विषय आसानी से समझने में मदद मिलेगी। यानी कि क्या, दिस विल हेल्प चिल्ड्रन अंडरस्टैंड सब्जेक्ट्स मोर इजीली। इससे क्या होगा, जो हमारी लोकल लैंग्वेजेस है ना उन्हें भी क्या मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। उसके बाद जो अगला इसका मेन फीचर है वो क्या है, बहुविषयक शिक्षा, यानी कि मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन। यानी कि इसमें क्या होता है कि बच्चे जो है ना वो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स एक साथ पढ़ सकते हैं। जैसे कि जो पहले था 10th के बाद या तो कॉमर्स ही ले सकते थे या तो साइंस ही ले सकते थे। अब क्या होगा, एनईपी 2020 के बाद जो बच्चे हैं वो साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स सारे सब्जेक्ट्स के कुछ कुछ सब्जेक्ट्स अपने इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ सकते हैं। इससे क्या होगा, जो शिक्षा है ना वो अधिक लचीली और रुचि आधारित बनेगी, यानी कि फ्लेक्सिबल तो बनेगी बनेगी, और बच्चे के इंटरेस्ट पे भी बेस होगी, तो बच्चा पढ़ने में और ज़्यादा ध्यान लगाएगा। कि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी क्या बढ़ेगी, क्रिएटिविटी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, और साथ ही साथ क्या होगा, उनका जो नॉलेज है वो भी बढ़ेगी। उसके बाद अगला पॉइंट, अगला जो फीचर है वो क्या है एनईपी 2020 का, वो है कौशल और व्यावसायिक शिक्षा। यानी कि सिर्फ हमें सब्जेक्ट्स की नॉलेज तक ही नहीं सीमित रहना, हमें उन्हें स्किल भी सिखानी है, हमें उन्हें वोकेशनल एजुकेशन भी सिखानी है। यानी कि कौन कौन सी किन किन चीज़ों पे वो फोकस किया है, स्किल डेवलपमेंट पे, कि बच्चे की कुछ स्किल्स भी क्या हो, डेवलप हों। और व्यावसायिक शिक्षा यानी कि वोकेशनल एजुकेशन, जिससे बच्चा आगे जाके कुछ कमा सके, ऐसी एजुकेशन पर फोकस किया गया है। यानी कि क्या कहा गया है इसमें कि 6th क्लास से बच्चे को इंटर्नशिप और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाए आगे। अब इससे होगा क्या, इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। देखते हैं क्या होगा, और कौन कौन से फीचर है एनईपी 2020 के। उच्च शिक्षा में सुधार, यानी कि रिफॉर्म इन हायर एजुकेशन। यानी कि ये जो नई पॉलिसी है ये किस चीज़ पर जोर देती है,
कि जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ बने ना और जो रिसर्च इंस्टीट्यूशन बने, वो कैसे बने, मल्टी डिसिप्लिनरी बने, जहाँ बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे काम होता हो, ऐसे बने कि जो हमारी हायर एजुकेशन है ना, वो क्वालिटेटिव और कैसी बने, रिसर्च ओरिएंटेड, यानी कि थ्योरी थ्योरी ना, उसमें बच्चे रिसर्च भी कर सकें कुछ आगे। इससे शिक्षा का स्तर बेहतर होगा, यानी इससे होगा क्या, जो हमारी एजुकेशन का स्टैंडर्ड है वो क्या होगा, इम्प्रूव होगा। अगले क्या मेन फीचर है, अगला फीचर है डिजिटल शिक्षा, यानी कि डिजिटल एजुकेशन। यानी कि इस पॉलिसी में क्या बात की गई है, इस नीति में क्या बात की गई है कि ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन शिक्षा और टेक्नोलॉजी का जो यूज़ है ना, उसे प्रमोट करना है हमें। यानी कि ये पॉलिसी किसे प्रमोट करती है, ऑनलाइन एजुकेशन और टेक्नोलॉजी के यूज़ को प्रमोट करती है। यानी कि इसमें क्या किया गया है कि ऐसे क्षेत्र, ऐसी जगहें, रूरल एरियाज ऐसे, जहाँ तक शिक्षा मतलब स्कूल नहीं है या फिर शिक्षा नहीं है आसपास, तो वहाँ क्या है, वहाँ ऑनलाइन लोग पढ़ सकें, इस चीज़ का एम रखा गया है। और क्या फीचर है, और फीचर है परीक्षा प्रणाली में बदलाव, यानी कि एग्जामिनेशन सिस्टम में क्या है, चेंज है, कि जो नई पॉलिसी है उसमें क्या है, रटने की बजाय, यानी कि बच्चे को सिर्फ रटाना नहीं है, उसे क्या करना है, समझाना है, उसका कौशल, उसकी स्किल पे काम करना है। कि जैसे 10th और 12th में क्या होता है, बच्चों के बोर्ड का बहुत प्रेशर होता है, तो उस प्रेशर को कम करने के लिए क्या किया गया है कि मतलब रेगुलर बेसिस पे जो क्या कहते हैं उसे, फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होते हैं हमारे, कि पूरे साल में बहुत बारी टेस्ट होते हैं, फिर उनके हिसाब से हमारे फाइनल नंबर मिलते हैं। तो उन चीज़ों को मतलब प्रमोट किया गया है, उन चीज़ों पर जोर दिया गया है। अगला पॉइंट क्या होगा, शिक्षक प्रशिक्षण, यानी कि टीचर ट्रेनिंग। की जो शिक्षा है उसमें सुधार लाने के लिए क्या होगा, हमारे पास टीचर भी तो अच्छे होने चाहिए, तो शिक्षकों की गुणवत्ता सुधारने के लिए आधुनिक प्रशिक्षण पर जोर दिया गया है। कि हमारी जो एजुकेशन है उसको इम्प्रूव करने के लिए जो हमारी टीचर ट्रेनिंग है ना, उसे भी इम्प्रूव करने पर जोर दिया गया, उसकी जो क्वालिटी है उसे भी इम्प्रूव करने पर जोर दिया गया। यानी कि क्या शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया, क्या शुरू करने की बात की गई, इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम, इसको शुरू करने की बात की गई, जिससे कि हमारे जो टीचर है वो और अच्छे से प्रिपेयर हो पाएँ। अब इससे होगा क्या, इससे वही होगा, हमारे जो शिक्षक हैं वो और बेहतर तैयार होंगे, यानी कि दिस विल हेल्प प्रिपेयर बेटर टीचर्स। अगला पॉइंट क्या है, समान और समावेशी शिक्षा, इक्वल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी जितने भी बच्चे हैं हमारी क्लास में उन सबको क्या मिले, इक्वल एजुकेशन मिले, इंक्लूसिव एजुकेशन मिले, यानी किसी को ऐसा ना लगे कि मेरे को इस क्लास में अलग से रखा जा रहा है, मेरे को इस क्लास में सबके बराबर ट्रीट नहीं करा जा रहा है, इक्वल, तो ऐसा ना लगे किसी को, सबको एक साथ लेकर और सबको इक्वल एजुकेशन देनी है। उसके बाद और क्या फीचर है, अगला फीचर है भारतीय संस्कृति और ज्ञान पर जोर, इन्फेसिस ऑन इंडियन कल्चर एंड नॉलेज। कि इस नीति में क्या है कि भारतीय भाषाओं, संस्कृति और पारंपरिक ज्ञान को भी महत्व दिया गया है, यानी कि सिर्फ बाहर देशों के बारे में नहीं पढ़ना, हमें अपनी संस्कृति और अपने अपनी जो पारंपरिक ज्ञान है उसका भी महत्व समझना है। द न्यू एजुकेशन पॉलिसी गिव्स इंपॉर्टेंस टू इंडियन लैंग्वेज, कल्चरल एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य शिक्षा को भारतीय मूल्यों और संस्कृति से जोड़ने का है, कि हमारी जो एजुकेशन है ना वो किससे कनेक्ट हो सके, हमारे इंडियन वैल्यूज और इंडियन कल्चर से। अब इसमें जो हमारे चैलेंजेस आते हैं वो क्या है, और इन चैलेंजेस को टैकल करने के लिए जो रोल है एजुकेशन पॉलिसीज़ का वो क्या है। अब देखो चैलेंजेस क्या है कि शिक्षक की क्वालिटी अच्छी नहीं है, यानी कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छी नहीं है, तो इसमें एजुकेशन पॉलिसी का क्या रोल है कि इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। भारत में कई उच्च शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता एक बड़ी समस्या रही है, जो क्वालिटी है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट की वो क्या है, एक मेजर प्रॉब्लम है। तो जो नई शिक्षा नीति है ना उसमें क्या है, शिक्षक प्रशिक्षण, आधुनिक पाठ्यक्रम और रिसर्च पर जोर दिया गया है, यानी कि टीचर की ट्रेनिंग हो, रेगुलर करिकुलम नया लगाई जाए और रिसर्च कराई जाए बच्चों से, इन चीज़ों पर क्या दिया गया है, इम्फेसाइज किया गया है इन चीज़ों पर। तो इससे क्या होगा, हमारी एजुकेशन की जो क्वालिटी है वो क्या होगी, इम्प्रूव होगी। एनईपी 2020 में बहुविषयक विश्वविद्यालय और रिसर्च संस्थान बनाने की बात कही गई है। इससे शिक्षा को अधिक आधुनिक और उपयोगी बनाने का प्रयास हुआ, यानी कि जब मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज और रिसर्च इंस्टीट्यूशन होंगे तो जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो अपने आप ही इम्प्रूव हो जाएगी। सेकंड क्या था, इस शिक्षा में जो थी वो इनइक्वालिटी थी, यानी कि एजुकेशन सबको बराबर नहीं मिल पा रही थी, कहीं पे फीमेल्स कम पढ़ रही थी, मेल ज़्यादा पढ़ रहे थे, कहीं पे मेल्स कम पढ़ रहे थे, फीमेल ज़्यादा पढ़ रही थी। तो अब जैसे गांव के लोगों को उतनी अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती जितनी अच्छी शहर में मिलती है, तो इनइक्वालिटी हो गई ये भी। तो क्या करा, गरीब, पिछड़े वर्ग और महिलाओं को समान अवसर नहीं मिल पाते थे, इसलिए शिक्षा नीति में समावेशी शिक्षा, छात्रवृत्ति और आरक्षण पर जोर दिया गया। किस किस पर जोर दिया गया, स्कॉलरशिप पर जोर दिया गया, इंक्लूसिव एजुकेशन पर जोर दिया गया, रिजर्वेशन पर एम्फेसाइज किया गया। तो इससे ये किस चीज़ के एफर्ट हैं कि जो एजुकेशन है वो मोर एक्सेसिबल हो और इक्वल हो सबके लिए।
अगला जो प्रॉब्लम आती थी, जो चैलेंज आता था, वो क्या आता था कि एम्प्लॉयमेंट और स्किल डेवलपमेंट नहीं होते थे बच्चे का। बच्चा पढ़ तो लेता था सब, लेकिन रॉट लर्निंग होती थी कि एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा पढ़ने के बाद और स्किल कुछ डेवलप हुई नहीं है। तो इससे इसका जो रोल है इसमें एजुकेशन पॉलिसी का टैकल करने के लिए, वो क्या है कि उच्च शिक्षा को पहले रोजगार से कम जुड़ा माना जाता था। कि पहले क्या था कि जो हायर एजुकेशन थी उसको एम्प्लॉयमेंट से इतना जोड़ के नहीं देखा जाता था। अब लेकिन इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए स्किल और वोकेशनल एजुकेशन को क्या किया गया है, प्रमोट किया गया है स्कूल एजुकेशन में। और एनईपी 2020 में किस पर जोर दिया गया है, स्किल डेवलपमेंट, इंटर्नशिप, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पर जोर है। इससे क्या होगा, जो छात्र है उन्हें रोजगार के लिए तैयार करने की कोशिश हो रही है इससे। उसके बाद अगला चैलेंज क्या था कि प्रमोशन, मतलब जो रिसर्च और इनोवेशन था ना, उसे उतना बढ़ावा नहीं मिल रहा था। तो अब क्या होगा कि जो अनुसंधान और नवाचार है उसे क्या दे रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। कैसे कि भारत में लंबे समय तक रिसर्च और इनोवेशन पर कम ध्यान दिया गया था, ठीक है। तो जो नई शिक्षा नीति है ना, उसमें क्या है, शोध कार्य को, यानी कि रिसर्च वाले काम को क्या दिया गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। एनईपी 2020 में राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन बनाने का प्रस्ताव रखा गया। इससे क्या, विश्वविद्यालय में रिसर्च संस्कृति को मजबूत करने का प्रयास हुआ है। उसके बाद क्या है, और कौन सी प्रॉब्लम थी, और थी डिजिटल और टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस आते थे बहुत ज़्यादा। तो उन्हें सॉल्व करने के लिए क्या किया गया कि टेक्निक के बढ़ते उपयोग के कारण डिजिटल शिक्षा की ज़रूरत भी बढ़ी। यानी कि अब क्या करा है, लोगों को टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन या फिर डिजिटल एजुकेशन भी दी जाती है। शिक्षा नीतियों में ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल संसाधनों को बढ़ावा दिया गया कि लोगों को क्या किया गया कि आप ऑनलाइन पढ़िए, ऑनलाइन डिजिटल, उन्हें ऑनलाइन एजुकेशन का बढ़ावा किया गया, एम्फेसाइज किया गया, प्रमोट किया गया। और कोविड-19 के बाद से तो ये सारी चीज़ें और ज़्यादा बढ़ गई हैं। ऑनलाइन क्लासेस, वर्क फ्रॉम होम, ये सारी चीज़ें कोविड-19 के बाद बढ़ गई। अब इससे हेल्प क्या मिली कि जो हमारे रूरल एरियाज़ हैं या फिर दूर दराज के रिमोट एरियाज़ हैं, वहाँ तक एजुकेशन जो है वो पहुँच रही है, वहाँ तक प्रोवाइड की जा सकती है एजुकेशन। तो ये सब जब हम लिख देंगे अपने आंसर में, उसके बाद क्या लिखेंगे, लास्ट में कंक्लूजन लिखेंगे। यानी कि जितना भी हमने अपना आंसर लिखा है उस सब की एक समरी टाइप बना के हम क्या लिखेंगे, कंक्लूजन लिखेंगे। क्या लिखेंगे कंक्लूजन में, भारत की विभिन्न शिक्षा नीतियों ने शिक्षा को अधिक सुलभ, आधुनिक और समावेशी बनाने का प्रयास किया है। विशेष रूप से एनईपी 2020 शिक्षा की गुणवत्ता, कौशल विकास और समान अवसर बढ़ाकर भविष्य की जरूरतों के अनुसार शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यानी कि जो हमारे डिफरेंट एजुकेशन पॉलिसीज़ हैं, वो हमारी एजुकेशन को कैसा बनाने में काम करती हैं, एक्सेसिबल, मॉडर्न, इंक्लूसिव। और स्पेशली जो एनईपी 2020 है ना, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है किसकी तरफ, किसके लिए, किसके टूवर्ड्स, स्ट्रेंथनिंग द एजुकेशन सिस्टम, यानी कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को मजबूत बनाने की तरफ एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू फ्यूचर नीड्स, यानी कि हमारी जो फ्यूचर में नीड्स हैं उनके अकॉर्डिंग वो हमारा एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। क्यों, क्योंकि इससे क्या इंप्रूव हो रहा है, क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, स्किल डेवलपमेंट इंप्रूव हो रहा है, और एजुकेशन में सबको क्या मिल रही है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, वो है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, यानी कि एनसीईआरटी स्कूल स्तर पर शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं को बढ़ाने में कैसे योगदान देता है। या फिर इसे और कैसे पूछ सकते हैं कि जो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद है, यानी एनसीईआरटी जो है, वो स्कूल स्तर पर शिक्षण सीखने की प्रक्रियाओं को बढ़ाने में कैसे योगदान देता है। या फिर विद्यालय शैक्षिक निकायों के प्राथमिक कार्यों की जिम्मेदारी क्या है, और वे शैक्षिक संस्थानों के प्रभावी प्रबंधन और सुधार में कैसे योगदान देते हैं। इंग्लिश में कैसे पूछेंगे, सेम टू सेम यही सवाल कि हाउ डज द एनसीईआरटी कंट्रीब्यूट टू इम्प्रूविंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एट स्कूल लेवल, कि जो एनसीईआरटी है वो स्कूल लेवल पे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए कैसे काम करती है, कैसे कंट्रीब्यूट करती है, कैसे अपना योगदान देती है। और कैसे पूछ सकते हैं, हाउ डज द एनसीईआरटी कंट्रीब्यूट टू स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एट स्कूल लेवल। ऊपर कंट्रीब्यूट था यानी कि इम्प्रूव करने में, और नीचे स्ट्रेंथ करने में कंट्रीब्यूट पूछे हैं। सेम ही है, बस वर्ड थोड़ा सा अंतर है। ऐसे ही क्वेश्चन घुमा देते हैं। और कैसे पूछ सकते हैं, what are the main function and responsibility of school educational bodies and how do they contribute to the effective management and improvement of educational institution। यानी कि जो स्कूल एजुकेशन बॉडीज हैं उनका मेन फंक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटी
क्या है और वो कैसे इफेक्टिव मैनेजमेंट और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के इम्प्रूवमेंट में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो इसका आंसर हम कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको पता ही है अपने आंसर में क्या लिखना होता है, इंट्रोडक्शन। अब देखो जिस टॉपिक पे हमारा मेन क्वेश्चन है उसी का इंट्रोडक्शन देंगे। जैसे इसमें किस बारे में पूछा गया है, मेनली एनसीईआरटी के काम के बारे में। तो हम क्या बताएंगे सबसे पहले कि एनसीईआरटी क्या है। एनसीईआरटी भारत की प्रमुख शैक्षिक संस्था है जो स्कूल और शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने का कार्य करती है। कि द एनसीईआरटी इज वन ऑफ द लीडिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया दैट वर्क टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन। यानी कि किस बारे में काम करता है कि स्कूल एजुकेशन की जो क्वालिटी है उसे इम्प्रूव करने का काम करता है। अब इसके मेन फंक्शन क्या है, यानी कि ये क्या करता है, हमारा करिकुलम को डेवलप करता है, हमारी जो टेक्स्ट बुक है उन्हें प्रिपेयर करता है, टीचर की ट्रेनिंग्स कराता है टीचर्स की, और क्या करते हैं एजुकेशनल रिसर्च है उन सबको क्या करता है, स्ट्रेंथन करता है, मजबूत करता है एनसीईआरटी। और क्या करता है एनसीईआरटी, स्कूल की एजुकेशनल बॉडी है ना, वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें, इफेक्टिव मैनेजमेंट और इम्प्रूवमेंट में। किस चीज़ के इम्प्रूवमेंट और मैनेजमेंट में, एजुकेशन की। तो आगे बढ़ते हैं कैसे होगा ये आंसर। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी का योगदान लिखेंगे, यानी कि एनसीईआरटी का कंट्रीब्यूशन लिखेंगे। तो सबसे पहला क्या कंट्रीब्यूशन लिखेंगे कि गुणवत्तापूर्ण पाठ्य पुस्तक और अध्ययन सामग्री का निर्माण, कि कैसे क्वालिटी टेक्स्ट बुक और स्टडी मटेरियल का क्या किया गया, प्रिपरेशन किया गया, किसके द्वारा, एनसीईआरटी के द्वारा। कि एनसीईआरटी प्रिपेयर सिंगल बैलेंस्ड एंड स्टूडेंट सेंटर्ड टेक्स्ट बुक, यानी कि सिंपल भी हो, बैलेंस भी हो, और उसका फोकस कहाँ पे हो, स्टूडेंट्स पे हो, ऐसी बुक्स को तैयार करता है एनसीईआरटी। और क्या लिखेंगे इसके बारे में कि इन पुस्तकों में बच्चों की समझ और मानसिक स्तर को ध्यान में रखा जाता है, कि जो बुक्स हैं उन्हें कैसे डिज़ाइन किया जाता है बच्चों के मेंटल लेवल के हिसाब से, कि क्या उन्हें ये समझ आएगा या नहीं आएगा, उस हिसाब से विषयों को आसान भाषा और उदाहरणों के साथ समझाया जाता है, कि जो सब्जेक्ट्स है उन्हें कैसे इजी लैंग्वेज में एग्जांपल्स के साथ अंडर समझाया जाता है, बच्चों को एक्सप्लेन किया जाता है। और कैसे लिख सकते हैं कि इससे छात्रों को सीखने की क्षमता और रुचि बढ़ती है। अब जब ऐसे बच्चों को पढ़ाओगे उसके मेंटल लेवल के हिसाब से इजी लैंग्वेज में एग्जांपल्स के साथ, तो क्या होगा, बच्चे की जो क्यूरोसिटी है, इंटरेस्ट है, एबिलिटी है ना, वो बढ़ेगा। तो ये क्या करता है, दिस इंक्रीजेज स्टूडेंट्स लर्निंग एबिलिटी एंड इंटरेस्ट। और क्या कंट्रीब्यूशन है, सेकंड कंट्रीब्यूशन है पाठ्य पुस्तक और शिक्षा नीति का विकास, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ किस चीज़ का डेवलपमेंट, करिकुलम और एजुकेशन पॉलिसी। यानी कि जिन एजुकेशन पॉलिसी के बारे में हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा उसे कौन तैयार करता है, एनसीईआरटी ही तैयार करता है। एनसीईआरटी एनसीएफ और नई शिक्षा नीतियों के अनुसार पाठ्यक्रम तैयार करता है, यानी कि वो जो पॉलिसीज थी ना उनके अकॉर्डिंग करिकुलम कौन सेट करता है, एनसीईआरटी सेट करता है, एनसीईआरटी प्रिपेयर करता है। क्या प्रिपेयर करता है, एनसीईआरटी प्रिपेयर करिकुलम अकॉर्डिंग टू द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ एंड न्यू एजुकेशन पॉलिसीज। कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमारी जो एजुकेशन है वो कैसी हो, मॉडर्न हो, प्रैक्टिकल हो, और कैसी हो, स्किल बेस्ड हो। अब इससे क्या होगा, एक जो अगर एक ही हमारी जो बॉडी होगी जैसे कि एनसीईआरटी है, वही सारी चीज़ें अगर हमारी बनाएगी ना, सारी एजुकेशन पॉलिसीज़ के हिसाब से हमारा करिकुलम प्रिपेयर करेगी, तो हमारा जो पूरा देश है यानी कि हमारा जो पूरा कंट्री है उसमें एक समान शिक्षा व्यवस्था विकसित होगी, यानी कि यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम होगा। ऐसा नहीं कि कहीं 5वीं में बच्चों को बहुत ज़्यादा ही एडवांस पढ़ा रहे हैं और कहीं पे एकदम बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा रहे 5वीं में, ऐसा नहीं होगा। अगर एनसीईआरटी हर जगह किताबें बनाएगी तो सब जगह सेम टू सेम पढ़ाई चलेगी। अब इसका काम और क्या है कि शिक्षा को समय की ज़रूरतों के साथ अपडेट किया जाता है, यानी कि जो एजुकेशन है उसे चेंजिंग नीड्स के साथ क्या किया जाता है, अपडेट किया जाता है। अब इसका अगला कंट्रीब्यूशन क्या होगा एनसीईआरटी का, शिक्षण प्रशिक्षण और क्षमता विकास। अब इसका जो थर्ड कंट्रीब्यूशन है वो क्या है कि शिक्षण प्रशिक्षण और क्षमता विकास, यानी कि टीचर ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, यानी कि टीचर्स को भी ट्रेन करता है और उनकी जो कैपेसिटी है टीचर्स की उसे भी क्या करता है, बिल्ड करता है। कि एनसीईआरटी प्रोवाइड ट्रेनिंग प्रोग्राम, वर्कशॉप एंड स्टडी मटेरियल फॉर टीचर्स, यानी कि वो टीचर्स को ट्रेनिंग भी करवाता है, उनकी वर्कशॉप भी कराता है, और टीचर्स के लिए जो स्टडी मटेरियल होता है वो भी उन्हें प्रोवाइड कराता है। इससे शिक्षकों को नई शिक्षण तकनीकों और पद्धतियों की जानकारी मिलती है। इससे क्या होता है, जो टीचर है ना उन्हें मार्केट में होने वाली जो नई टेक्निक्स होती हैं, टीचिंग टेक्निक्स या फिर टीचिंग मेथड्स जो होते हैं ना उनके बारे में अपडेट मिलता रहता है। अब होगा क्या कि जो ट्रेन टीचर होगा ना
वो बच्चों को और अच्छे तरीके से पढ़ा पाएगा। अब इससे होता क्या है कि जो टीचिंग की जो क्वालिटी होती है वो इम्प्रूव होती है, यानी कि इससे शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार होता है। अब इसका अगला कंट्रीब्यूशन क्या है? अगला कंट्रीब्यूशन है शोध और नवाचार को बढ़ावा, यानी कि प्रमोशन किस किस का? रिसर्च और इनोवेशन का प्रमोशन। यानी कि जो एनसीईआरटी है वो डिफरेंट डिफरेंट रिसर्च, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की रिसर्च करती है, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में डिफरेंट डिफरेंट स्टडीज़ करती है, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड ऑफ एजुकेशन में। इनसे होता क्या है? इन शोधों के आधार पर नई शिक्षण पद्धतियाँ और सुधार लागू किए जाते हैं। बेस्ड ऑन दीज स्टडीज न्यू टीचिंग मेथड्स एंड रिफॉर्म्स आर इंट्रोड्यूस्ड। आगे इससे छात्रों की सीखने की समस्याओं को समझने और दूर करने में मदद मिलती है। अब इससे होता क्या है कि जो बच्चों की लर्निंग प्रॉब्लम होती है ना, उन्हें सॉल्व करने में मदद मिलती है। यानी कि दिस हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग एंड सॉल्विंग स्टूडेंट्स लर्निंग प्रॉब्लम्स, यानी कि उनकी जो लर्निंग में प्रॉब्लम आ रही है उसे समझने में और उन्हें सॉल्व करने में हेल्प मिलती है। इससे होता क्या है? शिक्षा को अधिक प्रभावी और वैज्ञानिक बनाया जाता है, यानी कि जो एजुकेशन है वो और ज़्यादा इफेक्टिव होती है और ज़्यादा साइंटिफिक हो जाती है। अब देखो उसके बाद क्या होगा इसका कंट्रीब्यूशन, कि डिजिटल और आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा, यानी कि कौन सी एजुकेशन को बढ़ावा दे रहा है? ये डिजिटल और मॉडर्न एजुकेशन को प्रमोशन दे रहा है। यानी कि एनसीईआरटी क्या प्रोवाइड कराता है? ई बुक्स, ऑनलाइन मटेरियल एंड डिजिटल रिसोर्सेज और दीक्षा जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से छात्रों और शिक्षकों को डिजिटल शिक्षा की सुविधा मिलती है। यानी कि ऐसे ऐप हैं जो एनसीईआरटी का जिसमें सारी बुक्स हैं, या फिर ऐसे प्लेटफॉर्म है जैसे दीक्षा, वहाँ से क्या होता है जो टीचर है और जो स्टूडेंट्स हैं उनको दोनों को एक्सेस मिलती है किस चीज़ की? डिजिटल एजुकेशन की। अब इससे होता क्या है? जो हमारे रिमोट एरियाज है ना वहाँ तक भी क्वालिटी एजुकेशन पहुँच पाती है। इससे दूर दराज क्षेत्रों तक भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुँचती है। और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो क्या करता है? एजुकेशन को मोर ईजियर और मोर एक्सेसिबल बनाता है, यानी कि आधुनिक तकनीक से शिक्षा अधिक आसान और सुलभ बनती है। अब इसका लास्ट कंट्रीब्यूशन, लास्ट तो नहीं कहेंगे लेकिन जितने हम आंसर में लिखेंगे उस हिसाब से लास्ट आंसर के हिसाब से लास्ट कंट्रीब्यूशन, इंक्लूसिव एंड चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, यानी कि समावेशी और बाल केंद्रित शिक्षा। यानी कि जो शिक्षा है वो कैसी होनी चाहिए? चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। और कैसी होनी चाहिए? इंक्लूसिव होनी चाहिए। एनसीईआरटी ऐसी शिक्षा पद्धति को बढ़ावा देता है जिसमें सभी बच्चों को समान अवसर मिले, यानी कि एनसीईआरटी प्रमोट्स एन एजुकेशन सिस्टम इन विच ऑल चिल्ड्रन गेट इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। इससे होता क्या है? इसमें गतिविधि आधारित और बाल केंद्रित शिक्षण पर जोर दिया जाता है, यानी कि एक्टिविटी बेस्ड और चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग को एम्फेसाइज किया जाता है। अब कमज़ोर और विशेष आवश्यकताएं वाले बच्चों की ज़रूरतों का भी ध्यान दिया जाता है, यानी कि ऐसे बच्चे जो थोड़े वीक हैं या फिर जिनकी स्पेशल नीड्स हैं उनको स्पेशल अटेंशन दी जाती है। यानी कि कमज़ोर और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की ज़रूरतों का ध्यान रखा जाता है। होता क्या है? इससे शिक्षा अधिक समावेशी और प्रभावी बनती है। दिस मेक एजुकेशन मोर इंक्लूसिव एंड इफेक्टिव। अब अपने आंसर के लास्ट में आपको पता ही है क्या लिखते हैं हम लिखते हैं कंक्लूजन। अब कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? एनसीईआरटी के बारे में कि एनसीईआरटी और अन्य शैक्षिक निकाय स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह पाठ्यक्रम, शिक्षण प्रशिक्षण और शोध और डिजिटल शिक्षा के माध्यम से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को मजबूत बनाते हैं। यानी कि एनसीईआरटी और जो अदर एजुकेशन बॉडीज़ है ना वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है किस चीज़ में? इम्प्रूव करने में। क्या? क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन को इम्प्रूव करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कैसे? थ्रू करिकुलम डेवलपमेंट, टीचर ट्रेनिंग, रिसर्च एंड डिजिटल एजुकेशन। ये क्या स्ट्रेंथन करते हैं इन सब चीज़ों के द्वारा? टीचर ट्रेनिंग प्रोसेस। अब इससे होता क्या है? इनके प्रयासों से शिक्षा अधिक आधुनिक, प्रभावी और छात्र केंद्रित बन रही है। यानी कि इन सब चीज़ों के एफर्ट से क्या हो रहा है? जैसे एनसीईआरटी या फिर जो और एजुकेशन बॉडीज़ हैं इनके एफर्ट से क्या हो रहा है? जो एजुकेशन है ना वो और मॉडर्न, इफेक्टिव और स्टूडेंट सेंटर्ड बनती जा रही है। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है एनालाइज द मिड डे मील प्रोग्राम रनिंग इन प्राइमरी स्कूल्स इन इंडिया। या फिर इसे और कैसे पूछ सकते हैं कि हाउ डज द मिड डे मील प्रोग्राम हेल्प इन कंट्रोलिंग द ड्रॉप आउट रेट। यानी कि जो मिड डे मील प्रोग्राम है वो बच्चों को स्कूल जो छोड़ देते थे उसे कैसे ड्रॉप आउट रेट को कंट्रोल कर रहा है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे कि भारत, क्वेश्चन मतलब हिंदी में कैसे पूछेंगे कि भारत में प्रारंभिक स्कूलों में चल रहे मिड डे मील यानी कि मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का विश्लेषण कीजिए, या फिर स्कूल छोड़ने की दर को मध्याह्न भोजन कार्यक्रम कैसे नियंत्रित करता है। अब इसका आंसर आपको कहाँ मिलेगा?
हमारी PDF नोट्स में मिलेगा, जिसका लिंक कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो फटाफट जाके ये नोट्स डाउनलोड करो और इसका आंसर देख लो। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा ना, तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि देख तो आप सारे लेते हो वीडियो, लेकिन लाइक नहीं करते। इससे क्या होता है, हमारे जो व्यूज़ हैं वो कम ही रह जाते हैं, यानी कि जो वीडियो है वो और लोगों को रिकमेंड नहीं होती। तो आप चाहते हो ना कि औरों की भी हेल्प हो आपकी तरह, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर कर देना। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो है, गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करने में सर्व शिक्षा अभियान के महत्व की व्याख्या कीजिए। 9 के बारे में, यानी कि राइट टू एजुकेशन के बारे में। तो कैसे लिखेंगे कि सर्व शिक्षा अभियान एंड राइट टू एजुकेशन 2009 भारत के प्राथमिक शिक्षा के विस्तार और सार्वभौमिकरण के लिए महत्वपूर्ण है। यानी कि क्या है, ये दोनों जो है वो इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव हैं। किसके लिए, एक्सपेंशन एंड यूनिवर्सलाइजेशन के लिए। किस चीज़ का एक्सपेंशन और यूनिवर्सलाइजेशन, प्राइमरी एजुकेशन का। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है वो बताएंगे कि जो SSA है, यानी कि सर्व शिक्षा अभियान है, उसका उद्देश्य क्या है, सभी बच्चों तक गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा पहुंचाना। जबकि जो RTE क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मौलिक अधिकार बनाना शिक्षा को। तो जो SSA है वो किस पे काम कर रहा है, वो कर रहा है क्वालिटी पे काम, एक्सपेंशन पे काम। और जो RTE है वो किस पे काम कर रहा है, यूनिवर्सलाइजेशन पे, कि सबको मिले, एक्सपेंशन पे कि फैले। कि ये जो दोनों है ना, इन दोनों ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है किसमें, एजुकेशन को मोर एक्सेसिबल, इक्वल और इफेक्टिव बनाने में। आगे क्या लिखेंगे, इनके इंपॉर्टेंस और इनके इम्पैक्ट। सबसे पहला क्या था, सभी बच्चों तक शिक्षा पहुंचाना। इसके अंडर में क्या हुआ कि नए स्कूल्स खोले गए, कहाँ पे, रूरल, पुअर और बैकवर्ड एरियाज में। और उधर जो बच्चे थे उन्हें क्या दी गई, फ्री एजुकेशन दी गई। स्कूल छोड़ चुके बच्चों को भी दोबारा शिक्षा से जोड़ने का प्रयास किया गया, कि ऐसे बच्चे जो स्कूल छोड़ चुके थे उन्हें भी वापसी स्कूल में लाने का प्रयास किया गया। इनसे प्राथमिक शिक्षा का दायरा बढ़ा। इससे क्या हुआ, जो प्राइमरी एजुकेशन थी उसकी रीच बढ़ी। अब सेकंड क्या होगा, इसका सेकंड इंपॉर्टेंस या फिर सेकंड इम्पैक्ट क्या होगा, कि RTE अधिनियम 2009 से 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। कि जो RTE एक्ट था उसने क्या करा, एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बना दिया 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। इससे क्या हुआ, हर बच्चे को स्कूल में जाने का कानूनी अधिकार मिल गया। तो इससे क्या हुआ, जो गरीब और कमजोर वर्ग के बच्चे थे ना, 6 से 14 साल के, उन्हें भी एजुकेशन एकदम मिलने का अपॉर्चुनिटी मिल गई। इससे क्या हुआ, जो शिक्षा थी ना उसका यूनिवर्सलाइजेशन हुआ, सार्वभौमिकरण हो गया। अगली इंपॉर्टेंस क्या है, शिक्षा में समान अवसर प्रदान करना, कि जो सभी लोग थे उन्हें एजुकेशन में इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले। अब जो SSA और RTE है ना, ये SC ST और कमजोर वर्ग की शिक्षा पर विशेष ध्यान देती है। जो हमारी मतलब सोसाइटी के वीकर सेक्शन है उनके एजुकेशन पर स्पेशल अटेंशन देती है। अब जो प्राइवेट स्कूल्स थे, सरकारी स्कूल में तो सभी को, प्राइवेट स्कूल में क्या करा गया कि बच्चों को पढ़ाई मिल सके, तो 25% जो सीट थी ना वो रिजर्व कर दी, किसके लिए, EWS के लिए, यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए। अब छात्रवृत्ति, मुफ्त किताबें और अन्य सुविधाएं भी दी गई, यानी कि स्कॉलरशिप भी दी गई बच्चों को, फ्री बुक्स भी दी गई और अदर फैसिलिटीज़ भी दी गई। इससे क्या हुआ, शिक्षा में सामाजिक और आर्थिक असमानता कम करने का प्रयास हुआ। इससे हुआ क्या, जो सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी थी एजुकेशन में उसे कम करने का एफर्ट था ये एक तरीके से। और उसके बाद अगला इम्पैक्ट क्या था, अगली इंपॉर्टेंस क्या थी, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, यानी कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में क्या मिली, इंप्रूवमेंट होने को देखी। कि इन योजनाओं के तहत शिक्षक प्रशिक्षण, नई शिक्षण पद्धति और बेहतर पाठ्य सामग्री पर जोर दिया गया। कि इससे क्या हुआ, इन स्कीम से जो टीचर ट्रेनिंग थी ना उनको न्यू टीचिंग मेथड और बेटर स्टडी मटेरियल पर एम्फेसाइज किया गया। पढ़ाई को बाल केंद्रित और रोचक बनाने का प्रयास किया, कि जो पढ़ाई थी उसे कैसे हो, वो कैसी हो, चाइल्ड सेंटर्ड हो और इंटरेस्टिंग हो। कि जो योग्य शिक्षकों की नियुक्ति और प्रशिक्षण पर भी ध्यान दिया जाए, कि जो टीचर हो ना वो एकदम क्वालिफाई हो टीचर बनने के लिए, और उसे ट्रेनिंग भी दी जाए साथ साथ ही। तो इससे क्या हुआ, जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया थी वो और प्रभावी बनी, यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो और इफेक्टिव बनी। अब और इम्पोर्टेंस क्या थी, स्कूलों की आधारभूत सुविधाओं का विकास, यानी कि स्कूल की जो बेसिक फैसिलिटीज़ थी उनका डेवलपमेंट। अब RTE और SSA के तहत हुआ क्या, स्कूल भवन, शौचालय, पेयजल और पुस्तकालय जैसी सुविधाओं का विकास किया गया, यानी कि स्कूल बिल्डिंग, टॉयलेट, ड्रिंकिंग वाटर एंड लाइब्रेरी वर डेवलप्ड। अब इससे क्या हुआ, विशेष रूप से लड़कियों के लिए अलग शौचालय बनाए गए, यानी कि गर्ल्स के लिए अलग सेपरेट टॉयलेट्स बनाए गए। इससे क्या हुआ, बच्चों को बेहतर शिक्षण वातावरण मिला,
यानी कि बेटर लर्निंग एनवायरनमेंट मिला। अब इससे क्या हुआ है, स्कूल में एनरोलमेंट बढ़ी और अटेंडेंस भी बढ़ी, उपस्थिति और नामांकन बढ़ा। अगला क्या था, बालिका शिक्षा और समावेशी शिक्षा को बढ़ावा, यानी कि गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट किया और इंक्लूसिव एजुकेशन को भी प्रमोट किया। ये जो स्कीम थी इन्होंने स्पेशल अटेंशन किसको दी, एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एंड चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। अवेयरनेस प्रोग्राम और स्पेशल स्कीम्स ने इंकरेज किया गया इन्हें स्कूल आने से। इससे क्या हुआ, जो एजुकेशन थी वो और ज़्यादा इंक्लूसिव हुई और जेंडर इक्वालिटी भी प्रमोट हुई। उसके बाद अगली इंपॉर्टेंस क्या थी, बाल श्रम और ड्रॉप आउट रेट में कमी, यानी कि रिडक्शन इन चाइल्ड लेबर एंड ड्रॉप आउट रेट, यानी कि जो बच्चे स्कूल छोड़ के चले जाते थे उनमें कमी आई और जो चाइल्ड लेबर होता था उसमें भी कमी आई। इससे क्या हुआ, बच्चों का जो भविष्य था वो और ज़्यादा सुरक्षित हुआ और ज़्यादा उन्हें अच्छा बनाने का अपने भविष्य को मौका मिला। अभिभावकों और समुदाय की भागीदारी बढ़ाना, यानी कि अगला इंपॉर्टेंस क्या थी कि ये इंक्रीज करता था क्या, पार्टिसिपेशन किसका, पेरेंट्स और कम्युनिटी का। कैसे, एसएमसी के द्वारा, यानी कि स्कूल प्रबंधन समिति, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा। इसमें क्या होता था कि जो पेरेंट्स थे बच्चों के और जो लोकल कम्युनिटी थी उसके मेंबर्स को स्कूल एजुकेशन सिस्टम से जोड़ने का प्रयास किया गया। इससे क्या था, जो पीपल का पार्टिसिपेशन था ना वो स्कूल को डेवलप करने में और उसे मॉनिटर करने में क्या कहते हैं हेल्प करता था। तो इससे क्या हुआ, जो अवेयरनेस थी और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना एजुकेशन के टूवर्ड्स वो बढ़ी, क्योंकि उसमें कम्युनिटी के मेंबर भी शामिल हुए, पेरेंट्स भी शामिल हुए इसलिए। उसके बाद इसका कंक्लूजन क्या लिखेंगे कि जो एसएससी और शिक्षा का अधिकार 2009 यानी कि आरटी 2009 है उसने क्या करा, भारत में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण और गुणवत्ता सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा। इन प्रयासों से शिक्षा अधिक सुलभ, समावेशी और प्रभावी बनी, यानी कि इन एफर्ट्स ने क्या करा, एजुकेशन को और ज़्यादा एक्सेसिबल, इंक्लूसिव और इफेक्टिव बनाया। हालांकि अभी भी कुछ मौजूद चुनौतियां मौजूद हैं, फिर भी ये पहले सभी बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम माना जाता है। यानी कि अभी भी कुछ चैलेंज हमारे एजुकेशन सिस्टम में हैं, लेकिन फिर भी ये जो इनिशिएटिव हैं इन्हें हिस्टोरिक माना जाता है। किसके टूवर्ड्स, यानी कि सभी बच्चों का एजुकेशन देने के टूवर्ड्स ये एक हिस्टोरिक स्टेप्स माने जाते हैं। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या होगा, फर्जी विश्वविद्यालय की बहुतायत के कारण उच्च शिक्षा प्रणाली में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इंग्लिश में कैसे पूछेंगे, What challenges does the higher education system face because of the large number of fake universities? यानी कि फेक यूनिवर्सिटीज़ के चलते हायर एजुकेशन में क्या क्या चैलेंज सिस्टम को फेस करने पड़ते हैं वो बताइए। इसका आंसर भी आपको कहाँ मिलेगा, हमारे पीडीएफ नोट्स में, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ चले जाइए, फटाफट डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपको इस वीडियो के प्रॉपर आंसर वाले नोट चाहिए तो नोट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहां से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। नोट्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, क्योंकि जब आप लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी और बहुत सी वीडियोस बनाने के लिए। और जब आप वीडियो को शेयर करते हो तो जैसा कि आपको पता ही होगा, नॉलेज बांटने से बढ़ती है। और जब आप हमारी वीडियो पर कमेंट करते हो तो हमें ये पता चलता है कि हम अपनी वीडियो में और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि 5 मिनट की वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत और 1 से 2 घंटे का समय लगता है। तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और वीडियोस को ला सकें। और कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का निजीकरण समानता को कम कर रहा है और सार्वजनिक संस्थानों को कमजोर कर रहा है, इस कथन पर अपने विचार दें। यानी कि जो एजुकेशन की जो प्राइवेटाइजेशन हो रही है ना वो इक्वालिटी को कम कर रही है और पब्लिक इंस्टीट्यूशन को वीक कर रही है, इस पर अपनी व्यूज देने इस स्टेटमेंट पे। या फिर शिक्षा का निजीकरण समाज के सभी वर्गों के बीच शैक्षिक अवसरों की समानता को कैसे प्रभावित करता है। यानी कि जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है किसका, एजुकेशन का, वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज जो ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को मिली थी उसको कैसे इफेक्ट करता है। अब इन सब चीज़ों को, इसका आंसर बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम ये जो क्वेश्चंस आपके लिए ढूंढते हैं और इनके जो आंसर लाते हैं उसमें हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती है कि कौन से क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, ये सब चेक करना पड़ता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि देखते तो बहुत सारे लोग हैं लेकिन लाइक बहुत कम करते हैं। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना और वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। तो चलिए इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको पता ही है हमारे आंसर में क्या आता है, इंट्रोडक्शन। शिक्षा का निजीकरण मतलब शिक्षा संस्थानों में निजी क्षेत्र को भागीदारी
बढ़ना। यानी कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन का मतलब क्या होता है कि जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा पार्टिसिपेशन उनका होना, यानी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन बढ़ना। अब आज भारत में निजी स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय तेजी से बढ़ रहे हैं कि आज के टाइम पे इंडिया में प्राइवेट स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी जो है ना वो रैपिडली ग्रो कर रही है। इससे हो क्या रहा है, शिक्षा में आधुनिक सुविधाएं और प्रतिस्पर्धा बढ़ी है, लेकिन सभी वर्गों को समान अवसर नहीं मिल पाते। यानी कि फैसिलिटी और कंपटीशन एजुकेशन में बढ़ा तो है, लेकिन ये जो सभी सेक्शन ऑफ सोसाइटी है ना, इन सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती। अब इसका जो इम्पैक्ट है वो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स पर डिफरेंट डिफरेंट पड़ता है। अब इम्पैक्ट क्या है, सबसे पहले तो है गरीब और अमीर के बीच अंतर बढ़ना, यानी कि इंक्रीजिंग गैप बिटवीन रिच एंड पुअर। क्योंकि जो निजी स्कूल और कॉलेज है उनकी फ़ीस जो है ना वो बहुत ज़्यादा होती है, उनकी फ़ीस हाई होती है। तो जो पुअर और मिडिल क्लास स्टूडेंट होते हैं ना वो उन इंस्टीट्यूशन में ईजिली मैनेज नहीं कर पाते पढ़ना। तो इससे क्या होता है, जो गुड एजुकेशन है वो लिमिटेड रह जाती है इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग पीपल तक। इससे क्या होता है, जो इक्वल अपॉर्चुनिटी है हमारे एजुकेशन में वो डिक्रीज हो जाती है। अब अगला क्या इम्पैक्ट है, अगला इम्पैक्ट है अच्छी शिक्षा तक सीमित पहुंच। यानी कि क्वालिटी एजुकेशन की जो एक्सेस है वो क्या हो गई, लिमिटेड हो गई। क्योंकि निजी संस्थानों में, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में क्या होता है, यूजुअली अच्छे टीचर होते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी होती है और फैसिलिटीज़ भी बेटर होती हैं। और इनका जो लाभ होता है वो मोस्टली किसे मिलता है, रिच क्लास को मिलता है, रिच क्लास के बच्चों को मिलता है। जिससे क्या होता है, जो रूरल और पुअर स्टूडेंट्स हैं उन्हें गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन पर ही मेनली डिपेंड रहना पड़ता है। अब ऐसा नहीं है कि वहाँ अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है या अच्छे टीचर्स नहीं है, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स के कंपैरिजन में वहाँ की जो टेक्नोलॉजी होती है ना वो थोड़ी सी पीछे होती है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में जो होता है एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चलती है। उसके बाद ग्रामीण और शहरी असमानता, यानी कि रूरल और अर्बन इक्वलिटी, कि जो निजी संस्थान है ना, मोस्टली प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशन होते हैं वो कहाँ होते हैं, सिटीज़ में होते हैं। जिससे क्या होता है, रूरल एरियाज़ में बहुत कम ही स्कूल और कॉलेज होते हैं, जिससे कि जो विलेज जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें बेटर एजुकेशन फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती। इससे क्या होता है, रूरल और अर्बन एरियाज़ के स्टूडेंट्स के बीच में भी गैप बढ़ जाता है। अब इससे हो क्या रहा है, एक मेन चीज़ जो इसका इम्पैक्ट है वो क्या है, शिक्षा का व्यवसाय बनना। यानी कि जो एजुकेशन है वो धीरे धीरे क्या बन रही है, एक बिजनेस बनती जा रही है। यानी कि कई निजी संस्थान शिक्षा की सेवा की बजाय कमाई का साधन मानते हैं। कि कई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो है ना वो एजुकेशन को सर्विस की जगह एक प्रॉफिट कमाने का जरिया मानते हैं। उनका ध्यान क्या होता है, वो लाभ कमाने पे, यानी कि इनकम, मोर इनकम जनरेट करने पे उनका ध्यान ज़्यादा होता है। इससे होता क्या है, जो सोशल पर्पस है एजुकेशन का, यानी कि उनका जो सामाजिक सामाजिक उद्देश्य शिक्षा का वो क्या होता है, कम पड़ जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है। इससे क्या होता है, कई बार जो छात्र है ना उन पर आर्थिक बोझ भी बढ़ जाता है, यानी कि फाइनेंशियल बर्डन पड़ता है उन्हें। उसके बाद क्या इम्पैक्ट होता है, सामाजिक असमानता बढ़ना। यानी कि जो हमारी सोशल इनइक्वालिटी है ना उसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज आ रहा है। क्यों आ रहा है, प्राइवेटाइजेशन के चलते जो डिफरेंट सोशल ग्रुप है ना वो एजुकेशन के बेसिस पे वो भी फॉर्म हो रहे हैं। यानी कि जो बच्चे प्राइवेट में पढ़ पा रहे हैं उनका अलग ग्रुप बन जाता है, जो सरकारी में पढ़ रहे हैं उनका अलग ग्रुप बन जाता है। तो इसी के चलते सोशल इनइक्वालिटी भी बढ़ रही है। जैसे अमीर बच्चे जो निजी संस्थानों में पढ़ते हैं, जबकि गरीब बच्चे सरकारी स्कूल तक ही सीमित रह जाते हैं। इससे सामाजिक समानता प्रभावित होती है। शिक्षा समाज को जोड़ने के बजाय अलगाव बढ़ा सकती है। यानी कि अगर ऐसा होगा ना तो वो सोसाइटी को कनेक्ट करने की बजाय उसमें जो डिवीज़न है उसे बढ़ा रही है। पॉइंट क्या है, अगला इम्पैक्ट क्या है इसका एजुकेशन पे, अगला इम्पैक्ट है इम्प्रूवमेंट इन कंपटीशन एंड क्वालिटी। अब ऐसा नहीं कि सब चीज़ गलत ही गलत हो रही है, प्राइवेटाइजेशन से जो कंपटीशन है वो भी बढ़ रहा है, क्वालिटी भी बढ़ रही है एजुकेशन सेक्टर की। लेकिन वही बात है कि सिर्फ अमीर लोगों तक ही है। जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है ना वो बेटर फैसिलिटीज़ और न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं। इससे क्या होता है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो इम्प्रूव होती है। और जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है वो भी मोटिवेशन लेते हैं अपने स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करने का प्राइवेट एजुकेशन को देख के। अब क्या है, लैक ऑफ स्कॉलरशिप एंड रिजर्वेशन। जो प्राइवेट एजुकेशन है ना वो बहुत कम स्कॉलरशिप और रिजर्वेशन फैसिलिटीज़ मोस्टली प्रोवाइड करते हैं, मतलब कि बहुत कम देते हैं सरकारी के हिसाब से। इससे क्या होता है, जो गरीब और पिछड़े वर्ग के छात्र हैं ना उनको कठिनाई होती है, यानी कि उनके लिए ये डिफ़िकल्टी क्रिएट करता है। अब इससे क्या होता है, बहुत सारे डिजर्विंग स्टूडेंट्स भी जो होते हैं ना वो गुड एजुकेशन को नहीं कर पाते, क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा होती हैं। इससे क्या होता है, जो हमारी इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ हैं उस वो इफ़ेक्ट होती है। यानी कि इक्वालिटी तो फिर कहाँ ही रही एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ में, कि जब
कुछ लोग ले पा रहे हैं, कुछ लोग नहीं ले पा रहे हैं वहाँ से एजुकेशन, तो इक्वालिटी कहाँ है फिर उसमें। तो अगला इम्पैक्ट क्या है, अगला इम्पैक्ट है इंक्रीजिंग फाइनेंशियल प्रेशर ऑन पेरेंट्स, यानी कि जो प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेज उनकी फ़ीस इतनी ज़्यादा है कि उसका फाइनेंशियल बर्डन पेरेंट्स पर भी पड़ता है। कई जो फैमिलीज़ है ना वो क्या लोन लेने पे भी मजबूर हो जाती हैं, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस पे भी मजबूर हो जाती है अपने चाइल्ड के एजुकेशन के लिए। अब ये क्या करता है, डिफ़िकल्ट बनाता है किसके लिए, पुअर और मिडिल क्लास फैमिली के लिए, क्या गेट हाई क्वालिटी एजुकेशन, टू गेट हाई क्वालिटी एजुकेशन, यानी कि उनके लिए हाई क्वालिटी एजुकेशन तक पहुंचना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इससे जो एजुकेशन है वो क्या हो रही है, ग्रेजुअली और ज़्यादा महंगी होती जा रही है। अब इसके बाद इम्पैक्ट, उसके बाद जो लास्ट इम्पैक्ट है वो है नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम, यानी कि प्राइवेटाइजेशन जो बढ़ रहा है ना उससे कई जो कैपेबल स्टूडेंट्स और टीचर्स हैं ना वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की तरफ जा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, जो गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेज की कंडीशन है ना वो वीक हो रही है, वो कमज़ोर होती जा रही है, क्योंकि सरकारी संस्थान जो है उनमें गुणवत्ता की कमी बढ़ने लगती है, यानी कि उनमें लैक ऑफ रिसोर्सेज और क्वालिटी हो जाती है, जिसकी वजह से अब इसके रिजल्ट में क्या हो रहा है, इम्बैलेंस पैदा हो रहा है किसमें, एजुकेशन सिस्टम और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में। इसमें कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में बहुत ज़्यादा कम बच्चे जाते हैं, प्राइवेट में बहुत ज़्यादा जाते हैं। अब इसका कंक्लूजन कैसे लिखेंगे इस क्वेश्चन का, कंक्लूजन में लिखेंगे कि शिक्षा का निजीकरण शिक्षा की गुणवत्ता और सुविधाओं को बढ़ाता है, लेकिन इससे सामाजिक और आर्थिक असमानता भी बढ़ सकती है। इसलिए आवश्यक है कि सरकार ऐसी नीतियां बनाए जिससे सभी वर्गों को समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो सके। यानी कि एजुकेशन के प्राइवेटाइजेशन से क्या हो रहा है, क्वालिटी और फैसिलिटी तो बढ़ रही है एजुकेशन की, लेकिन क्या इंक्रीज हो रहा है, साथ साथ और क्या बढ़ रहा है, सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी बढ़ रही है। इसलिए गवर्नमेंट के लिए क्या नेसेसरी है कि वो ऐसी पॉलिसीज़ बनाए जिससे ये इंश्योर हो सके कि जो एजुकेशन है वो इक्वल और क्वालिटेटिव मिले सभी सेक्शन को सोसाइटी के सिस्टम। अब अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एंड नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, यानी कि यूजीसी और नैक इन इंश्योरिंग क्वालिटी इन हायर एजुकेशन, या फिर इवेल्युएट द रोल ऑफ फंक्शन ऑफ द नैक इन मेंटेनिंग एंड रेगुलेटिंग क्वालिटी इन हायर एजुकेशन, या फिर राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। हिंदी में कैसे पूछ सकते हैं इन सवालों को, उच्च शिक्षा में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और तथा राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद की क्या भूमिका है, या फिर उच्च शिक्षा में गुणवत्ता बनाए रखने और विनियमित करने में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यापन परिषद की भूमिका का कार्य और का मूल्यांकन कीजिए, या फिर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। अब इस सवाल का आंसर भी आपको कहाँ मिलेगा, हमारे PDF नोट्स में मिलेगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और अगर आप DU से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कि आप तक आए टाइम टू टाइम, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको कहाँ मिल जाएगा, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, टाटा बाय बाय। आप बताना हमारी वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में, और पेपर दे के अपना रिव्यू भी ज़रूर देना कि आपको इस वीडियो से कितनी हेल्प मिली एग्ज़ाम में, ये भी हमें बताना, और ये भी बताना कि अगली वीडियो हम किस सब्जेक्ट पे बुलाएं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।